बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, अध्याय 95, उनके आखिरी दिन, पार्ट 2। बिली पॉल एम्बुलेंस में अपने पिता के साथ फ्रेयोना एक छोटे अस्पताल गए। वहाँ के चिकित्सीय स्टाफ को जल्दी ही यह आभास हो गया कि अपने सीमित उपकरणों के साथ बिल की जान बचाने के लिए उनकी चोटें काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। उन्होंने बिल, मीडा और सारा को अमारिलो में नॉर्थ वेस्ट टेक्सास हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतज़ाम किया। मीडा व सारा को तुरंत ही एक एम्बुलेंस में डालकर 70 मील की इस यात्रा पर रवाना कर दिया गया। बिल की अवस्था अभी भी पर्याप्त स्थिर नहीं थी कि उन्हें 90 मिनट के लिए एम्बुलेंस में रखने का जोखिम उठाया जा सके। उनकी देह आघात में चली गई थी और उन्हें खून चढ़ाने की ज़रूरत थी यदि उन्हें रात भर जीवित रखना था। दुर्भाग्यवश इस छोटे अस्पताल में उनके ब्लड बैंक में जिस ब्लड ग्रुप के ब्लड की उन्हें ज़रूरत थी वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही नहीं था। बिली पॉल ने अपना खून देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जांच से पता चला कि उनका खून उनका पिता के माफिक नहीं था। एक स्थानीय शेरिफ ने अपने कुछ खून को देने की स्वेच्छा दिखाई और वह मेल खा गया। सुबह के 6 बजे बिल को एक एम्बुलेंस में डालकर रवाना किया गया। एक बार फिर से बिली पॉल को अनुमति मिल गई कि वह अपने पिता के साथ एम्बुलेंस में पीछे सफ़र कर सकें। वह लोग लगभग 7:30 बजे 19 दिसंबर रविवार की सुबह अमारिलो में अस्पताल पहुंचे। अपनी मां और बहन के विषय में पता लगाने के बाद बिली पॉल प्रतीक्षा कक्ष में पहुंचे, जहां से उन्होंने परिवार के सदस्यों और मित्रों को टेलीफोन किया और उन्हें वह सब कुछ बताया जितना उन्हें मालूम था। सारा की रीढ़ की हड्डी में कई हड्डियां टूट गई थी। उसकी रीढ़ को नुकसान नहीं पहुंचा था और उसके पैरों और हाथों में अभी भी संवेदनशीलता पाई जाती थी। सो डॉक्टरों को यह विश्वास था कि वह कुछ समय बाद ठीक हो ही जाएगी। सारा के मुंह में भी उस ऑर्थोपेडिक ब्रेस को जो वह दुर्घटना के समय पहनी हुई थी उसके कारण गंभीर चोटें आई थी। मीडा की हालत कुछ कम आशाजनक थी। उन्हें कटने की चोटें, खरोंचे, हड्डियां टूटने और मस्तिष्कघात की चोटें लगी थी। बिल की हालत मीडा से भी खराब थी क्योंकि उनकी बाईं बांह और बाएं पैर की हड्डियां कई सारी जगह से टूट गई थी, जहां डॉक्टर अभी यह नहीं जानते थे कि क्या उन्हें सही जगह पर पुनर्स्थापित भी किया जा सकता है। जबकि बिली पॉल फोन पर कॉल कर रहे थे, डॉक्टर उनके पिता का ऑपरेशन कर रहे थे। इस समय तक बिली पॉल को जागते हुए 24 घंटे हो गए थे। इस कटु अनुभव तनाव के कारण उन्हें थकान महसूस हो रही थी। 8 बजे पेरिग्रीन ने प्रतीक्षा कक्ष में कदम रखा और फिर बिली पॉल के द्वारा स्वयं अपने ऊपर ली गई टेलीफोन की जिम्मेदारी को लेने का प्रस्ताव दिया। बिली पॉल ने पैरी को फोन और जिनको फोन किया जाना था उनकी सूची थमाई। उसके बाद वह एक सोफे पर लेट गया और तुरंत ही सो गए। कुछ देर बाद नर्स ने पैरी को सूचित किया कि श्रीमान ब्रनम अभी हाल ही में ऑपरेशन से बाहर निकल कर आए हैं और उनकी हालत अभी भी नाजुक है। उसने पूछा कि क्या पैरी उन्हें देखना चाहेंगे। पैरी ने सुझाया कि उन लोगों को बिली पॉल को जगाना चाहिए और उन्हें अपने पिता को देखने के लिए भेजना चाहिए, लेकिन नर्स ने सोचा कि उनके लिए सोना ही ज़्यादा अच्छा है। पैरी ने इंटेंसिव केयर यूनिट में प्रवेश किया। पहले मीडा के पलंग के पास रुके। वे अभी भी बेहोश थी। उनका चेहरा इतना सूज गया था कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। इंटेंसिव केयर यूनिट में एक सफ़ेद पर्दा उनके बिस्तर को बाकी सारे मरीजों से अलग किए हुए था। पैरी बिल के सिरहाने पहुंचे। बिल की बाईं बांह और पैर टेक्शन में खींच कर रखे गए थे और वह एक नली के माध्यम से सांस ले रहे थे जिसे उनके गले में डालकर रखा हुआ था। पैरी ने कहा, भाई ब्रनम, यदि आप बस वचन बोल दें। बिल ने उत्तर दिया। कोमलता के साथ पैरी गाने लगे। बर्फ से श्वेत फाख्ता के पंखों पर गीत के अंत के समीप बिल ने अपनी आंखें खोल दी। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पैरी ने कहा, भाई ब्रनम, पिछली रात को मैंने चांद को देखा था जो ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे ज्योति की एक अर्धचंद्राकार किरण पुंज को जिसके तल में खून से लाल रंग की अश्रु बूंद हो। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। कमजोरी के साथ बिल ऐसे
कसम साए जैसे कि वह उठकर बैठना चाहते हों। उन्होंने कुछ कहने का प्रयास किया, पर उनके शब्द ट्रैकियोटोमी नली में ही गुम हो गए थे। नर्स आई और बोली, श्रीमान ग्रीन, आपके पास 5 मिनट पूरे हो गए हैं। यह अंतिम बार था जब विलियम ब्रनम ने मनुष्य की आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई थी। जल्दी ही वह कोमा में चले गए। अगले 3 दिनों में कई लोग अमारिलो आ पहुंचे। अस्पताल में अपनी उपस्थिति और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ब्रनम परिवार को सहयोग दे सके। मंगलवार 21 दिसंबर को मीरा होश में आ गई। हालांकि उन्होंने बिली पॉल और रेबेका को तो पहचान लिया, उन्हें दुर्घटना के विषय में कुछ भी याद नहीं था। बुधवार को डॉक्टर बिल की बाईं आंख में आई बहुत सूजन से चिंतित हो गए थे। उन्होंने पता लगाया कि यह उनके मस्तिष्क में आई सूजन के कारण हुआ है, जो कि एक गंभीर स्थिति होती है जिसका नतीजा मृत्यु भी हो सकती है। उन्होंने परामर्श दिया कि ऑपरेशन करके उनके माथे के बाईं और सिर की हड्डी का एक छोटा हिस्सा निकाल दिया जाए। इससे उनके सिर के अंदर की जगह में दबाव कम हो जाएगा। इस बात का निर्णय कि यह ऑपरेशन किया जाए या नहीं 30 वर्षीय बिली पॉल पर आ पड़ा। अपने परिवार के साथ सलाह करने और प्रतीक्षालय में मौजूद 65 मसीहों के साथ प्रार्थना करने के बाद बिली पॉल ने उस फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दिए जिसने डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की अनुमति दे दी। प्रक्रिया ने वही किया जो डॉक्टरों ने आशा की थी कि वह करेगा, लेकिन बिल बेहोश ही बने रहे। गुरुवार को डॉक्टर हाइनस ने, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, ने बताया कि बिल की बाएं बांह में जो हड्डियां टूट गई थी वे वापस अपनी जगह आ रही हैं। डॉक्टर हाइनस बड़े आश्वासन थे कि कुछ ही दिनों में वह बिल को ट्रैक्शन में से निकालकर उनकी बांह पर प्लास्टर चढ़ा देंगे। उस पूरे सप्ताह भर अस्पताल के प्रतीक्षालय का फोन लगातार बजता ही रहा, क्योंकि दुनिया भर से लोग विलियम ब्रनम की अवस्था को पूछने के लिए कॉल कर रहे थे। प्रतीक्षालय में आदमियों ने फोन का उत्तर देने के लिए और रिपोर्ट बताने के लिए पारी बांध ली थी। पेरिग्रीन ने प्रतिदिन सुबह 3 से 6 बजे तक फोन का उत्तर देने को स्वयं को दिया था। शुक्रवार की भोर में 4:37 बजे एक नर्स ने आकर पैरी को बताया कि रेवरेंड ब्रनम ने अपने आप ही सांस लेना बंद कर दिया है, सो उसने उनको सांस लेने वाली मशीन से जोड़ दिया है। घंटों गुजर गए। बाहर एक ठंडा और हवादार दिन था, लेकिन प्रतीक्षालय में निराश और उदासी से भरा हुआ दिन था। दोपहर बाद लगभग 5 बजे बिली पॉल कुछ खाने के अस्पताल के कैफेटेरिया में चले गए। पेरिग्रीन प्रतीक्षालय में बैठे थे। एक नर्स सघन संरक्षण विभाग आईसीयू से निकलकर आंखों में आंसू लिए हुए बाहर आई। श्रीमान ग्रीन, क्या आप श्रीमान ब्रनम को बुला लाएंगे? हाँ हाइंस उनसे मिलना चाहते हैं। क्या यह खत्म हो गया? पैरी ने पूछा। उसने सिर हिलाया और पलट कर चली गई। पैरी को बिली पॉल कैफेटेरिया में मिले और उन्होंने उनको यह संदेश पहुंचा दिया। दोनों पुरुष एक साथ आईसीयू के प्रतीक्षालय पहुंचे, जहां पर एक नर्स ने उनसे नर्सों के स्टेशन के पड़ोस में परामर्श कक्ष में इंतजार करने को कहा। जल्दी ही डॉक्टर हाइंस अंदर आए और कहा, श्रीमान ब्रैनम, मेरे पास आपको बताने के लिए एक दुखद समाचार है। आपके पिता आज दोपहर बाद 5:49 पर गुजर गए। वह दिसंबर 24, 1965 था, क्रिसमस की पूर्व संध्या। हालांकि वह केवल 56 वर्ष के ही थे, उन सभी के लिए जो उन्हें जानते थे वे हमेशा के लिए थे। क्रिसमस के कुछ भी समय बाद मीडा और सारा ब्रनम को हवाई जहाज से जेफरसनविल लाया गया और उन्हें क्लार्क काउंटी मेमोरियल हॉस्पिटल में रखा गया। हालांकि माँ और बेटी धीरे धीरे बेहतर होती जा रही थी, दोनों में से एक भी पर्याप्त अच्छी में नहीं थी कि अंत्येष्टि में शामिल हो पाती। विलियम ब्रनम की अंत्येष्टि बुधवार 29 दिसंबर 1965 को जेफरसनविल में की गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ ब्रनम टैबरनेकल में जमा हुई और ढेरों लोग अंत्येष्टि सभा के प्रसारण को अपनी कार के रेडियो पर सुनते हुए अपने कारों में टैबरनेकल के बाहर बैठे। रेवरेंड ऑर्मन नेविल ने मृत्युपरांत प्रशस्तित वाद प्रदान किया। जब अंत्येष्टि समाप्त हुई, सभी को ताबूत के पास होकर गुजरने में और शव को एक अंतिम बार दर्शन करने में 1 घंटे से कुछ ऊपर का समय लगा। विलियम ब्रनम का शव उसी दिन नहीं गाड़ा गया था।
उसके बजाय उसे कूटस के अंत्येष्टि गृह वापस पहुंचा दिया गया था, जहां उसे शव गृह में रख दिया गया था। बिली पॉल चाहते थे कि उनकी सौतेली मां ही यह निर्णय ले कि उनके पति को जेफरसनविल में गाड़ा जाए या फिर ट्यूसान में। क्योंकि मीडा ही सोच प्रणाली उस मस्तिष्क आघात के कारण अभी भी भ्रमित थी। कई महीने गुजर गए जब वह निर्णय लेने के लायक प्राप्त ठीक हो सकी थी। 11 अप्रैल 1966 को विलियम ब्रनम को जेफरसनविल इंडियाना के 8th ग्राहम स्ट्रीट पर स्थित ईस्टर्न सेमेट्री में गाड़ा गया, जो ब्रनम टैबरनिकल से ठीक एक मोहल्ले की दूरी पर था। आगे चलकर उनकी कब्र के ऊपर पिरामिड के आकार की स्मृति शिला स्थापित कर गई। इस 5 फुट ऊंचे पिरामिड के ऊपर एक तांबे का उकाब खड़ा किया गया है, जिसके पंख ऊपर उठे हुए हैं और उसके पंजे ऐसे खुले हुए हैं जैसे कि वह आकाश से नीचे झटपटा मारने और तेजी से उतरा चला आ रहा है। इस पिरामिड के एक पक्ष पर वचन के 2 लेख खोद कर लिखे हुए हैं। मलाकी 4 की 5 प्रकाशित वाक्य 10 की 7 के पड़ोस में साथ साथ खुली हुई पुस्तक के बाएं व दाएं पन्नों पर लिखे हुए हैं। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वरन 7वें दूत की आवाज के दिनों में, जब वह तुरही फूंकना शुरू करेगा, खुदा का भेद उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा हो जाएगा।